के भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या होता है इस पूरे मामले में, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। एक और खास एक्सक्लूसिव हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बेबसी, लाचारी, मातम और मौत। जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा था तो हर किसी के जहन में यही 4 शब्द जगह बना रहे थे। अपनों के लिए कुछ ना कर पाने की बेबसी, परिवार के संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ना मुहैया करा पाने की लाचारी, अव्यवस्थाओं की वजह से घर के जवान और बुजुर्गों की मौत, और घर परिवार में मौत के बाद फैला वो मातम, एम्बुलेंस की कमी, डॉक्टर नर्सों की कमी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की कमी, हाइड्रोक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर की कमी, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी। कमियां इतनी निकली कि लोगों की जिंदगी भी कम हो गई। जहां आम जनता की उम्मीदें अव्यवस्थाओं की चौखट पर दम तोड़ रही थी, वहीं प्रशासन और सरकारें सख्ते में दिखाई दी। कोरोना की इस दूसरी लहर को किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की होगी। सिस्टम में इतनी कमियां उजागर होने के बाद भी सच तो यह है कि बहुत ही कम लोग अपनी गलती मानने को तैयार हैं, वक्त की कमी का हवाला देते हैं, और दूसरी लहर भारत के लिए एक भयानक सपने की तरह ही अब याद रखी जाएगी। सबसे पहले हरियाणा की हकीकत। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का रोहतक शहर राजनीति के लिहाज से बेहद खास, पर क्या तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है? दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर रोहतक जिला है और रोहतक के इस टिटौली गांव में है। टिटौली गांव की तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में यहां पर मात्र 2 महीने में 125 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत लोगों के टेस्ट नहीं हो पाए। कोरोना के शुरुआती लक्षण थे, बुखार आया और उनकी मौतें हो गईं। लेकिन यहां पर अभी भी सरकार न जागी है, न लग रहा है जागती हुई दिखाई देगी, क्योंककि यहां के स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो हालात है, अगर वो देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। दूसरी लहर में हरियाणा का हाल, 5,662 मरीजों की मौत हुई। मार्च से पहले 3,050 लोगों की मौत हुई। अप्रैल में 1,052 लोगों की मौत हुई। मई में 3,062 लोगों की मौत हुई। 4 महीने में 4,91,000 लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग की बदइंतजामियों का खामियाजा यहाँ की जनता ने भी भुगता है। कितने समय के दौरान इन तीनों की मौत हुई और कोरोना की क्या स्थिति? इन तीनों की मौत, एक जो बीच वाले थे भूपेंद्र नाम था, उनकी उम्र थी 36 साल। उनकी डेथ हुई थी 29 अप्रैल को, और फिर योगेंद्र की डेथ हुई थी 4 मई को। तो उसके बाद जो नरेंद्र थे, उनकी एज थी 48 साल। उनकी 20 मई को एज हुई, डेथ हुई थी उनकी। यही हाल देश की संसद से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर झज्जर के याकूब नगर गांव का है। जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी कहानी रो रो के बयां कर रहा है। यहाँ हम जिस जगह है याकूबपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र है, और उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जर्जर इमारत जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, और इसमें 3 कर्मचारी हैं जिनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों ही डॉक्टर नहीं हैं, तीनों ही मेडिकल के मामले में जानकार हैं, यानी कि एएनएम है। इसमें मल्टीपर्पज जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जो कि वैक्सीनेशन भी कर लेते हैं, जो दवाएं भी दे लेते हैं। इस उप स्वास्थ्य केंद्र की सीमा में आने वाले गांव 17 किलोमीटर तक दूर हैं। अब आप यहाँ के लोगों का दर्द समझ सकते हैं। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो, वहीं जगह नहीं तो 1-2 प्राइवेट डॉक्टर रहते हैं जो गांव में हैं, जिनको जोड़ा साहब डॉक्टर बोलते हैं। उन्होंने गांव बचाया था, बाकी को ये राम भरोसे चल रहा है। हरियाणा का हाल देखने के बाद हमारे धाकड़ रिपोर्टर वरुण राजस्थान के भरतपुर गए तीसरी लहर के लिए तैयारियों को देखने। राजस्थान के भरतपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। अजान गांव है ये, वहां की एक तहसील में पता करेंगे कि क्या आज वो गांव की जो बात की जाती है उस महामारी से बचाने की, उनको क्या वो मजबूती के साथ चल रही है। अजान गांव का पीएचसी 5 बड़े गांव के करीब 21,000 से ज्यादा की जनता का सहारा है। यहाँ के पीएचसी में चिकित्सा अधिकारी तो मौजूद नजर आए, लेकिन पीएचसी की व्यवस्थाओं पर उनके और ग्रामीणों के दावों में काफी अंतर
नजर आया। हमारी पीएससी पे भी 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच चुके हैं। जैसे भी कोई अगर नॉर्मल ज़रूरत होती है तो उसको लो फ्लो की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो हम यहीं करा दिए, तब तक हमारे उसमें रहता है। भर्ती के लिए यहाँ बेड है पर यहाँ भर्ती नहीं करते ये डॉक्टर, टाइम से नहीं आता है डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर है जो स्टाफ। कोई नहीं बचने वाले साहब, कैसे बचाएंगे? इनके पास कोई सुविधा नहीं है। आप खुद जाके आएंगे, देख के आएंगे हॉस्पिटल की क्या हालत है। हमें उनका कहना था कि हम 70% लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। कहीं नहीं लगी है, सब बकवास करते हैं। आता ही नहीं है, बड़ा डॉक्टर तो आता ही नहीं है। जो 4th क्लास है ना, 4th क्लास झाड़ू पोछा करता है, वो तो सुई लगाता है यहाँ पे, कंपाउंडर बन जाता है यहाँ पे। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है और एकदम से चाहिए तो वो तो शायद मर जाएगा वो निश्चित। यहाँ कोई सा उपलब्धि नहीं, कोई सेवा कैसी किसी प्रकार की कोई नहीं। यहाँ के हालात से आप वाकिफ हो गए। हम अजान गांव से आगे बढ़े तो दयावली गांव आया। यहाँ की सड़कों को देख लगा कि यहाँ एम्बुलेंस इमरजेंसी के वक्त आसानी से आ नहीं सकती है। यहाँ का राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय जिन लोगों की एकमात्र उम्मीद है, वहां भी हमेशा की तरह ताला लटका मिला। यहाँ पर गांव वाले खुद बता रहे हैं कि हमारे पास आज भी ऐसा कोई जरिया नहीं है कि जो हमें उस कोरोना होने के बाद महामारी से बचा पाए, चाहे वो अस्पताल में इलाज करने की बात हो या फिर 5 से 10 मिनट के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो ऑक्सीजन मिलने की बात हो, बेड की बात हो। वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नव भारत, भरतपुर। भारतीय जनता पार्टी के राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक विजय कौशिक भी हमारे साथ है। राजीव जेटली जी, कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अभी से ही कई एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसकी हालत अभी भी खस्ता है। ऐसे कैसे लड़ेंगे कोविड से? देखिए, हरियाणा प्रदेश को काफी अच्छी रेटिंग मिली है, केंद्र से भी मिली है और इंटरनेशनल ग्राउंड पे भी मिली है। और कोरोना की लड़ाई में आपने देखा हरियाणा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है कि आसपास के जितने भी प्रदेश थे, चाहे वो कांग्रेस शासित राजस्थान था या दिल्ली था, इन सबसे लोग मैक्सिमम हरियाणा में ही आते इलाज करवाने के लिए। और गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, इन जगहों पे इनके इलाज किए जाते थे। जो आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करी है गांव के अंदर, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपसे कि इसमें जो बात दिखाई गई, आपके रिपोर्टर्स दिखा रहे थे कि वहां कुछ जगहों पे ऐसे हालात हैं जहां अगर ऐसी नौबत आ गई तो शायद वो कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि लगभग 7,000 वॉलंटियर, 7,000 सरकारी कर्मचारी जो पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, उनको घर घर पे जा करके ट्रेस करने की ड्यूटी लगाई गई है। और वो घर घर पे जा करके लगभग 5-5 लोगों की एक ग्रुप बना करके वो उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन भी अब हमने शुरू कर दिया है कि वो जो विसिनिटी एरिया में जाकर के हम वैक्सीनेशन करें। तो मैं ठीक है, जहाँ कमियां हैं उनको दूर करना भी जरूरी है, उनको दुरुस्त करना भी जरूरी है। विजय कौशिक जी, बार बार जब भी ऐसी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनकी बात की जाती है, हमें याद दिलाया जाता है कि इतने साल से जब किसी ने इसकी सुधि नहीं ली, तो अब कोरोना के चलते 2 साल में अचानक कहां से बना दे अस्पताल, कहां से ले आए बेड्स? अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों से मरीज भाजपा शासित प्रदेशों में आए और उन्होंने वहां पर इलाज कराया, क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो इलाज की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। और मैं ये जेटली जी से जानना चाहता हूँ, जो गंगा में लाशें तैर रही थी, वो भी कांग्रेस की सरकारों ने गंगा में फेंकवाई थी या भाजपा सरकार के निकम्मेपन के कारण वो लाशें तैरती हुई नजर आ रही थी? अभी टाइम्स नाउ चैनल आपका दिखा रहा था कि किस तरह रोहतक में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है। आपको रोहतक की रिपोर्ट तो हमारी दिखाई दी, राजस्थान की नहीं दिखाई दी। नहीं, राजस्थान ना वो याद रही। कर लेंगे, पहले इनकी बात कर लें। ये तो दावा कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर लोग, उनकी बात तो वो कर रहे हैं ना, आप उनके नुक्स निकालने में आगे बढ़ चढ़ के पहुंच गए। राजस्थान की भी जरा बात कर लीजिए। हमने तो दोनों दिखाए, रोहतक भी दिखाया, राजस्थान भी दिखाया, आपको सिर्फ रोहतक नजर आ रहा है। अभी आपने वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में क्या सुना कि वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधाएं हैं और दूसरी सुविधाएं हैं,
भाई आरोप प्रत्यारोप तो अलग चीज है, लेकिन आपके रिपोर्टर ने जो मौके पर दिखाया उसने दिखाया कि वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी चीजें सुविधाएं सारी मौजूद हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, जब से कोरोना महामारी फैली है, भारत की भाजपा सरकार ने देश को केवल बेवकूफ बनाने का काम किया है, देश को केवल लूटने का काम किया है, देश को केवल बर्बाद करने का काम राजीव किया है। जेटली, हाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जो विजय कौशिक हैं वो कह रहे हैं कि आपका अगर आर्ग्यूमेंट है कि कांग्रेस शासित राज्यों से लोग बीजेपी शासित राज्यों में आ रहे हैं, तो फिर जो गंगा में लाशें हैं वो किधर से आ रही हैं? देखिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें लंबी डिबेट हो जाएगी, और डिबेट पे जाना चाहते हैं तो मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तो कोई मौत होनी नहीं चाहिए थी। विजय जी, अब बोलने दीजिए ना, आपको पूरा वक्त मिला, अब उनको बोलने दीजिए। हाँ, तो उस पर एक लंबी चर्चा हो जाएगी, उस चर्चा में अभी फिलहाल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हाँ, देखिए, कोविड एक ऐसी लड़ाई है जो सबको मिलकर के लड़नी है। कोविड के ऊपर आपने देखा कि जब अपने कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ तो राहुल गांधी जी ने अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं लताड़ा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आपके चैनल्स पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं, आप देखिए जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो अपने मुख्यमंत्री को ह्यूमिलेट करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी जी को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे आसान लड़ाई कोविड की राहुल गांधी जी ने सोच लिया है कि ट्वीट कर दीजिए घर से बैठ के, और हमारी लड़ाई यहाँ से कोविड की शुरू हो जाती है और यहीं पे हम जीत लेंगे। लेकिन जो सरकारें संजीदा हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनके मुख्यमंत्रियों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना है, और दोनों बेहतर तरीके से संभाल भी रहे हैं। और इस कोविड की लड़ाई में आपने देखा, जहां दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी इटली के पास हुआ करती थी, उसका पूरी मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया। अमेरिका जैसा एक सबसे मजबूत देश, उसमें देखिए आपने उनकी सड़कों पर क्या हालात देखने को मिले। भारत के साथ भी चुनौतियां रही हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इंडिया ने उस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है। और आपने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने भी हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, दूसरे विकसित विकासशील देशों को भी उससे नसीहत लेनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हम बेहतर तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन आपके जो पैकेज में दिखाई गई बातें हैं उस पर भी उसको ठीक करने की जरूरत है। विजय कौशिक जी, देखिए, ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता। सरकार की आज तक की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि चीन के वुहान में जो वायरस मिला था उससे संबंधित कोई भी पेशेंट इंडिया में नहीं मिला, वुहान वाले वायरस के लक्षणों वाला कोई भी पेशेंट भारत में नहीं मिला। और ये जो वायरस डेल्टा वेरिएंट जो पैदा हुआ है, सर आप किधर अभी चर्चा को किधर ले जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं गया है, मैं आपको आंकड़े दिखा देती हूं। पीएम केयर्स फंड से आपका वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर खुला है, पीएम केयर्स फंड से आपके ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं चले जाइए, कई अस्पतालों में ऑलरेडी खुल भी गए हैं, काम भी कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड से आपके बेड्स और कोविड केयर सेंटर भी खुलवाए गए हैं। कुछ जिम्मेदारी तो राज्यों को भी लेनी पड़ेगी ना। आपका स्वास्थ्य एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य एक स्टेट सब्जेक्ट है। जो सरकारें 10-10 साल से, जो पार्टियां 10-10 साल से राज्यों में सरकार बना के बैठी हुई हैं, उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो बस कहेंगे मोदी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाया अस्पताल। अरे आप भी बना देते 2 अस्पताल। मैं कह तो रहा हूँ, ये जितने भी जो पहले मेडिकल हॉस्पिटल्स बने हैं, ये किसके सरकार के समय में बने हैं बताइए, आप मुझे बताइए ना। हमने राजस्थान का आपको दिखाया ना, एक हमने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दिखाया। आप बता दीजिए राजस्थान में पिछले 3 सालों में कितने अस्पताल बने हैं नए, बताइए। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि देश के अंदर जो एम्स की आधारशिला रखी कांग्रेस सरकार के समय में रखी गई, मनमोहन सिंह जी के समय में 7 भाई साहब, मैंने आपको बताया ना, स्वास्थ्य एक स्टेट सब्जेक्ट है। अभी क्योंकि राजस्थान और हरियाणा की बात हो रही है, आप मुझे बताइए राजस्थान में कितने नए अस्पताल बने हैं पिछले 3 सालों में, और फिर मैं पूछूंगी राजीव जेटली से कि हरियाणा में कितने बने, बताइए आप। पद्मा जोशी जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, कौन कहता है अब एम्स खोलना जो है राज्यों के अंदर, वो किसका काम है? केंद्र सरकार का काम है या नहीं है काम? राज्यों की अपनी और बहुत सी समस्याएं हैं, तो राज्य सिर्फ एम्स के लिए बैठे रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद एक बेड नया नहीं बनाएंगे। व्यवस्थाएं की गई
राजीव जेटली तक की व्यवस्था तो केंद्र सरकार, राजीव जेटली आपने क्या किया? गुमराह करने का काम करती रही। देखिए, आपने देखा खट्टर साहब की जब से सरकार बनी है, आपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या नया किया है, क्या बनाया? एक रुका हुआ एम्स झज्जर के अंदर, जिसको पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको शुरू किया, अब वो मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ। दूसरा, रेवाड़ी के अंदर दूसरे एम्स की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका भी जो लैंड एक्विजिशन हो चुका है और वहां पर भी जल्द एम्स का काम शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा काम मेडिकल व्यवस्था हमारे। मैं हरियाणा की एक बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन किसी भी अस्पताल में नहीं होती थी। अल्ट्रासाउंड कितनी छोटी सी जरूरत होती थी। सीटी स्कैन नहीं होता था। अभी सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। डायलिसिस नहीं होता था। ये सब हम प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर इसके लिए डिपेंडेंट रहते थे। ये सारे बेनिफिट हरियाणा की जो सरकार है उसने शुरू करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिकल क्षेत्र के अंदर काम नहीं किया, बहुत काम किया गया है। और मैं एक और बात बोलूंगा, आज मैं तू मैं नहीं जाना चाहता। कांग्रेस सरकार के अंदर भी कोविड की लड़ाई में जो संजीदा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बेहतर भूमिका निभाई है और बेहतर भूमिका निभाने के बाद भी उनको राहुल गांधी जी द्वारा ह्यूमिलेट किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया है। आप देखिए विभिन्न चैनलों के ऊपर राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोलूंगा, राहुल गांधी जी के प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्रियों को बेइज्जत करते हुए नजर आते हैं कोविड लड़ाई के ऊपर। इसीलिए ये सवाल अपनी राज्य सरकार से, हर पार्टी से पूछते रहिए कि तीसरी जो वेव आ सकती है उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस तरह की तू मैं समय तो निकल जाएगा, पर अगर ये तीसरी वेव आई तो ना वो वायरस नेताओं को समझेगा, ना वो आम आदमी को समझेगा। हम सभी की जान जोखिम में होगी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए राजीव जेटली जी, विजय कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का धाकड़ एक्सक्लूसिव। कल आपसे फिर मिलूंगी इसी वक्त। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई खबरों के साथ पब्लिक का, क्योंकि जब पूछने की बारी है तो सिर्फ जनता ही अधिकारी। देखिए सवाल पब्लिक का मेरे यानी नाविका कुमार के साथ, सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। कुछ बातों के लिए आगाह करने आई हूं। अपना मास्क पहने रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। हर वो सावधानी बरतें जिससे कोरोना आपसे रहे कोसों दूर। और खबरों के लिए देखते रहें टाइम्स नाउ नवभारत। क्यों, क्या हुआ? नाराज हैं? अच्छा नहीं, परेशान हैं। कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। टीवी न्यूज देखने वाला हर आदमी परेशान, क्योंकि नेता घुमा रहे हैं, अभिनेता छुपा रहे हैं और